हाँ तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का क्लास 10th का बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट मैथ, गणित, मैथ हो गया आपका, साइंस हो गया या सोशल साइंस है, सभी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। ठीक है, उसी प्रकार का प्रश्न हम लोग देखेंगे। और सामाजिक विज्ञान में आपको क्या होता है कि 80 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और 40 प्रश्न आपको बताने होते हैं। तो फटाफट से हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जाकर आपको वहां पर रुकना नहीं है, जाना है और आंसर को टिक मार के आना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो है वो सोशल साइंस का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। ऐसे प्रश्नों में बच्चे आंसर तो जानते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यानी कि सही कर नहीं पाते। कैसे नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर है कि कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो वह क्या सोचते हैं कि यहाँ मानव को छोड़कर बाकी सब तो ये अलग अलग है, मतलब इस मानव ही हो जाएगा, तो मानव को टिक मार देते हैं। लेकिन समझिए कह रहा है कि जैविक संसाधन, जैविक संसाधन का मतलब हुआ वह जिसमें जान नहीं होता है। तो मछली में जान होता है तो ये तो हो नहीं सकता है, पेड़ में भी जान होता है ये भी नहीं हो सकता है, मानव में भी जान होता है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट में कौन बचा? तो बच गया मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या पूछ रहा है। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा जाता है। कह रहा है कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनांचित रहना चाहिए। मतलब हमारे भारत में जितना भी भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है ना उस पर पेड़ पौधा रहना चाहिए। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के अनुसार 1/3 में 3 भाग रहना चाहिए और 1/3 कितना होता है? 33.33 यानी कि 33%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह महानदी पर बना हुआ है और वह कौन सा है? तो वह हीराकुंड बांध है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा कि टिहरी बांध है और वह कौन से नदी पर है? तो बताइए कि भागीरथी नदी पर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए आपसे किस प्रकार से पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टैक्सोल है। तो टैक्सोल क्या होता है? तो टैक्सोल याद रखिएगा कि न तो ये मलेरिया का दवा होता है न ही दर्द निवारक होता है। ये जो होता है यह कैंसर के लिए उपयोग होता है, कैंसर रोधी दवा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो धात्विक खनिज का मतलब वह खनिज होता है जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाए और किस में नहीं पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन टर्शियरी कोयला भंडारण का क्षेत्र है। अब देखिए टर्शियरी कोयला भंडारण का क्षेत्र का कहने का मतलब क्या है कि मतलब हमारे देश में होगा ना कि किसी राज्य में सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे राज्य में दूसरे नंबर पर और तीसरे राज्य में तो तीसरे नंबर पर। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर कोयला तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 नंबर पर, ओडिशा 2 नंबर पर और मध्य प्रदेश क्या है? तीसरे नंबर पर है। और ये डाटा जो है यह चेंज होते रहता है, तो आप लोग वर्तमान परिस्थिति के अनुसार गूगल पर से सर्च भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का जो निर्माण होता है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वह साधन नहीं है। तो याद रखिए कि परमाणु शक्ति का साधन में यूरेनियम तो आप लोग जानते ही होइएगा, थोरियम भी जानते होइएगा और मोनाजाइट भी जानते होइएगा। ये तीनों क्या है? यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बॉक्साइट होता है यह बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है अयस्क, तो यह नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो आपके इस प्रकार से पूछा गया है। कह रहा है 8 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया
है, तो डाक हमारे यहाँ होता है ना, तो उसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। तो आप लोग सिंपल गूगल पर जाइएगा और लिखिएगा कि भारत में डाक क्षेत्र कितनों भागों में बटा है, और उसको आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे छोटे प्रश्न मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको सर्च करना यानी कि खुद से सीखना भी आ सके। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करा है। 9 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है। तो आप लोग 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहन राज्य जानते हुएगा, असम, त्रिपुरा, और उसके बाद मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो उसमें असम जो राज्य है उसमें बाढ़ का कारण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि वह चीन से होते हुए जो एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है वह असम में क्या करती है, बाढ़ का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से कि तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से। तो देखिए कह रहा है कि तरुण भारत संघ एनजीओ। तो एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सरकार का ऑर्गेनाइजेशन न हो। तो तरुण भारत याद रखिएगा कि यह राजस्थान राज्य के अलवार जिले का है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। कह रहा है कि अभ्रक, बॉक्साइट और मैग्नीज, इन तीनों में से किसका उपयोग जो है ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका करते हैं, तो सभी का करते हैं, अभ्रक का भी करते हैं, बॉक्साइट का और मैग्नीज, सभी का करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 12 नंबर प्रश्न है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय जो है वह कौन से राज्य में है ये बताना है। तो ये भी बच्चों वाला प्रश्न है। आप लोग जाइएगा गूगल पर, सिंपल कहिएगा कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कौन से राज्य में है, वहां पर एक ही सेकेंड में आपको पता चल जाएगा और ये बता दीजिएगा आप लोग आंसर में। प्रश्न नंबर 13 जो है वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो जो असाधारण पौधा होता है उसके लिए क्या होता है, वह होता है ग्रीन बुक। रेड बुक आप लोग जानते हैं कि जो क्या हो, विलुप्त होने की कगार पर या संकटग्रस्त रहता है, नो लिस्ट में उसको हम लोग छांटते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने पूछा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सा फसल होता है, तो वैसा फसल जिसे अक्टूबर नवंबर महीने में रोपा जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। तो कौन सा है, तो गेहूं रबी फसल है, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे कि छठ पूजा के बाद हम लोग गेहूं का रोपाई कर देंगे। चना भी उसी समय होता है और सरसों भी आप लोग ठंडे में देखते होइएगा, यानी कि चावल होता है। कौन होता है, चावल जो है यह रबी फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। तो जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर तो होता ही है, साथ ही कोयला और एल्युमिनियम भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो है वो कुल 18 रेल जोन है। कितने जोन है, 18 रेल जोन है। उसमें से कह रहा है कि कोंकण रेल परियोजना जो है वह कहाँ पर है। तो याद रखिए कोंकण मतलब गोवा के आसपास, कोंकण मतलब होता है गोवा के आसपास। जो आप लोग ऐसे आप लोग अगर भारत का चित्र जानते हुएगा, मानचित्र, तो इस प्रकार से जो आप लोग ऐसे बनाते हैं ना ये वाला, तो यहाँ पर गोवा है, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये मुंबई हो गया, और बगल में होता है कर्नाटक, यानी कि यह महाराष्ट्र, केरल, गोवा, यह सभी के लिए क्या है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 जो है आपके सामने कह रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरा में क्या हुआ था। तो रियो डी जेनेरा में क्या हुआ था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है क्या कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमारे भारत में कौन सी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग बार बार जानते हैं
कि हमारे भारत में जो है बाढ़ के कारण मतलब पानियों के कारण मिट्टी का बदलते रहता है और वो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग एक कंसेप्ट और भी जानते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। तो ये भी दोनों कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा प्रश्न पूछेगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वहां पर आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि खादर और बांगर क्या होता है, तो याद रख के चलिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में सबसे पहला याद रखिए कि जल विद्युत मतलब जो जल होता है ना, तो जल के जरिए क्या है कि टरबाइन चलता है और टरबाइन से विद्युत का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह सबसे पहले जो चला था यह शिव समुद्रम पर चला था। कहाँ पर? शिव समुद्रम पर। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो यह बरौनी में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सुनिए, कह रहा है 21 नंबर कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है। तो सूखे का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भूमि कृषि योग्य भूमि है उस पर हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते, जिसके कारण उस पर फसल नहीं हो पाता है और जमीन जो है वो परती पड़ जाता है, उसे ही तो हम लोग सूखा कहते हैं। तो उसका सबसे मेन रीजन होता है, याद रखिएगा, कि वर्षा की कमी। क्या होता है? वर्षा की कमी। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं कि सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना हुआ क्या है? बांध है, वही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। आपके रिसेंट प्रश्न पूछा गया है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। तो जून 2023 में आप लोग एक चक्रवात बार बार सुने होइएगा, वो सुने होइएगा बिपरजॉय। कौन आया था? बिपरजॉय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी अगर आप लोग देखिएगा वर्तमान संदर्भ में, तो अभी अक्टूबर के महीने में कौन सा आया है। तो अभी अक्टूबर के महीने में आप लोग जानते हैं कि कतर ने नामकरण किया है, जिसका नाम क्या है? दाना है। क्या नाम है? दाना है। प्रश्न नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 देखिए क्या करा है। करा है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा होता है। मतलब जब भूकंप होता है तो आप लोग पढ़ते हैं ना कि अधिक केंद्र और अकेंद्र दो बिंदु होता है। तो सबसे ऊपर जो पृथ्वी के सतह पर होता है उस पर कौन सा आता है तरंग। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक तरंग यानी कि पी तरंगे आता है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्या है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। देखिए बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो अभी क्या है कि छोटा से छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े लोग भी है, वह सभी किसका उपयोग करते हैं। सभी के सभी मोबाइल का उपयोग करते हैं और मोबाइल से व्हाट्सएप पर फोन से बात करते हैं, यानी कि यह सबसे क्या है? प्रचलित यानी कि लोकप्रिय साधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। देखिए ये जो भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं ना, ये सेंटअप एग्जाम को मद्देनजर कराया जा रहा है, क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो उसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। तो कलकत्ता में जो कॉरपोरेशन एक्ट शासन का लगा था वो याद रखिए कि रिपन के समय आया था। कब आया था? रिपन के समय। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आप लोग जानते हैं कि इटली का पुनर्जागरण वहीं से तो शुरू हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था। तो राइन नदी कहाँ पर है। तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि जर्मनी में है राइन नदी, और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो आप लोग कहिए कि बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखा था। तो लेनिन ने लिखा था। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न क्या है
कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं कि एक गांधी जी है और दूसरे हम लोग कहते हैं सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहते हैं। और उन्होंने क्या किया था कि खुदाई खिदमतगार का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है कि लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना किया था? तो याद रखिए कि लाला हरदयाल ने है वह गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में किया था। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट जो है उसका अगुवा कौन था? तो याद रखिए कि सबसे पहले जब रूस की क्रांति समाप्त हुआ तो लेनिन ने क्या किया था कि नई आर्थिक नीति के जरिए वहाँ रूस में जो है वह समाजवादी व्यवस्था लाया था। तो इसीलिए उसे सोवियत संघ को कहा जाता है समाजवादी गुट का अगुवा। प्रश्न नंबर हम लोग 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है इनमें से कौन मार्टिन लूथर किंग की कृति है? तो आप लोग जानते होइएगा कि मार्टिन लूथर किंग क्या थे कि अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ जो है वह वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। तो उनका बुक का नाम याद रखिएगा कि 95 थीसिस था, जिसको हम लोग हिंदी में 95 थीसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने इस प्रकार से है कह रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखिए कि भारत में जो प्रथम न्यूज़पेपर चला था वह बंगाल गजट ही था और उसका जो प्रकाशन किया था वह किया था जेम्स ए हिक्की ने किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है कि यूनान में किस देश के अधीन था? तो यूनान किसके अधीन था? तो सिंपल है कि यह ब्रिटेन के ही अधीन होगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने पूछा गया कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो आप लोग जानते हैं कि दांडी में जो हुआ था क्या हुआ था कि नमक कानून तोड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि दास कैपिटल जो बुक है वह किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था और उसे ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दास कैपिटल। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने इस प्रकार से कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? तो जो सिंगापुर देश है आप लोग याद रखिएगा कि यह 1965 में क्या हुआ था कि यह स्वतंत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कह रहा है क्या कि वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो कौन नहीं हुआ था? तो वियना में हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जो भी अदर कंट्री था वह सब शामिल हुआ था, लेकिन कौन शामिल नहीं हुआ था? जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस जी क्या है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो 1939 में ही वह क्या करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने दिया हुआ है क्या कि मुंबई किस राज्य बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो 1960 में याद रखिएगा कि बम्बई का जब विघटन हुआ तो उसे दो राज्यों का निर्माण हुआ, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित है? जैसे कि हमारे यहाँ है ना पटना नगर निगम हो गया, दरभंगा नगर निगम, तो उसी प्रकार से कितने नगर निगम है? तो बिहार में याद रखिएगा कि कुल 19 नगर निगम है। कितने हैं? 19 नगर निगम है।
प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आप लोग फैजल अली कमीशन का नाम सुने हुएगा, वो 1953 में हुआ था। प्रश्न नंबर 44 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से कि चुनाव आचार संहिता, आप लोग जानते ही होगा कि जब भी कहीं चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो या विधानसभा या लोकसभा का, तो उस समय क्या होता है कि आचार संहिता लागू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और वो कौन लागू करवाता है, वह निर्वाचन आयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तो हमारे बिहार में पंचायती राज संस्था क्या है, तो त्रिस्तरीय है। पहला तो होता है ग्राम पंचायत, पहला क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। दूसरा होता है पंचायत समिति, क्या होता है, पंचायत समिति। और तीसरा जो होता है वो होता है जिला परिषद होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन स्तरीय। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है कि आंग सान सू किस देश की नागरिक है। तो आंग सान सू किस देश की नागरिक है, तो याद रखिए कि म्यांमार की है। कहाँ की, म्यांमार की। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो चिली की कौन थी, तो यह थी मिशेल बाचेलेट। कौन थी, मिशेल बाचेलेट। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने दिया हुआ है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। लोकतंत्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है, जब चुनाव क्या होगा, निष्पक्ष होगा, मतलब दोनों पार्टी को समान अवसर मिलेंगे चुनाव में खड़ा होने और जीतने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव। जातिवाद नहीं हो सकता, नहीं अलगाववाद हो सकता है। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत का जो संसद है उसका लोकसभा जो सदन है उसमें कुल कितने हैं सदस्य, तो 543। पहले 545 होते थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो अब हो गया है 543। और यह कब तक रहेगा, तो 2026 तक रहने वाला है। प्रश्न नंबर 50 और आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या स्विट्जरलैंड, भारत, ब्रिटेन या चीन, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है वह क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बाद क्या है कि 1 से लेकर 50 तक तो हम लोगों ने प्रश्न कर लिया। उसके बाद 51 से लेकर 80 तक के जितने सारे प्रश्न है ना, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि 50 और फिर 30 ऐसे करके हमें 80 प्रश्न याद हो जाएंगे और उससे हम लोग अपने सेंटअप एग्जाम में जाकर अच्छी तरह से दे पाएंगे और अपने एग्जाम को पास भी कर लेंगे। और आप लोग अगर अभी तक मैथ और विज्ञान का नहीं देखे वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा।